नमस्ते भाई सौरभ। आ गए सभी लोग? कौन कौन आ गए? तो स्टार्ट किया जाए। धर्मेश, चलें स्टार्ट करते हैं। सौरभ मिश्रा जी आ गए, धर्मेश जी आ गए, योगेश भी आ गए। नमस्ते भाई। तो सुबह हमने आपको वाइसरॉयज के बारे में बता रहे थे और पहला दिल्ली दरबार बताए थे, फर्स्ट दिल्ली दरबार। तो इस टाइम में हम आपको फिर उसी के आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, लॉर्ड लिटन जो था उसके समय में पहला दिल्ली दरबार हुआ था। तो गुड इवनिंग भाई सौरभ, चलें स्टार्ट कर रहे हैं। पहला दिल्ली दरबार बताए थे, उससे आगे देखिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यानी भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, बेटे ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। लॉर्ड लिटन के टाइम में ये कानून आया और इस कानून के द्वारा लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए क्योंकि समाचार पत्र इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाते थे और इन क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी परेशानी हो रही थी। लॉर्ड लिटन ने इस अधिनियम द्वारा यह कानून लाया कि सभी समाचार पत्र केवल इंग्लिश में प्रकाशित किए जाएंगे। कोई भी समाचार पत्र ओरिएंटल लैंग्वेज में नहीं किया जाए। ओरिएंटल लैंग्वेज का मतलब भारतीय भाषाओं में। तो इस तरह से सभी समाचार पत्रों को केवल और केवल इंग्लिश में पब्लिश करने की परमिशन थी। और यदि किसी समाचार पत्र ने सेडिशियस न्यूज यानी आक्रामक न्यूज छाप दिया तो ऐसे समाचार पत्रों को बैन कर दिया गया और प्रकाशक को जेल में कैद कर लिया जाता था। तो इस तरह से इसका मेन उद्देश्य यही था, टू बैन इंडियन न्यूज़पेपर्स। ये इसका मेन उद्देश्य था, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। यही इसका मेन उद्देश्य था। तो याद रखें, इस समाचार पत्र के अंडर में इंडिया के कई समाचार पत्रों को इसके अंडर मिला दिया गया और कारखाने को बंद कर दिया गया और कई सारों पर मुकदमे भी चलाए गए। भारतीयों ने इसको मुंह बंद करने वाला कानून बताया। इसको मुंह बंद करने वाला ये कानून कहकर इसका प्रोटेस्ट किया। ये कानून इसको बताया, गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो इंडियंस ने इस कानून का प्रोटेस्ट किया और इसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा। बट लॉर्ड लिटन मानने वाला नहीं था, एक के बाद एक एक्ट एडॉप्ट कर रहा था। 1879 में आर्म्स एक्ट ले लिया। आर्म्स एक्ट, हथियार कानून लाया। तो लॉर्ड लिटन ने 1879 में हथियार कानून लाया
अब बेटे आप ये देखें, लॉर्ड एलिटन ने इस कानून के द्वारा इंडियंस को बिना लाइसेंस हथियार रखने पर बैन लगा दिया। अगर बिना लाइसेंस के कोई इंडियन हथियार लिए हुए पकड़ा जाता, उसे कैद कर लिया जाता और उसे जेल में बंद करने के बाद मुकदमा भी नहीं चलाते थे। तो इस कानून के द्वारा लॉर्ड एलिटन ने इंडिया में क्रांतिकारियों को ट्रैप करने की कोशिश किया, क्योंकि क्रांतिकारियों के पास हथियार होते थे, जहां भी अंग्रेजों को देखते वहीं दौड़ा के मार देते थे। इससे बचने के लिए आर्म्स एक्ट ले आया। और एक चीज, ये कानून आज भी इंडिया में चल रहा है। लॉर्ड एलिटन का ये कानून आज भी इंडिया में है। इसी कानून के द्वारा लॉर्ड एलिटन इंडिया में क्रांतिकारियों पर काफी होल्ड स्थापित किया था, काफी पकड़ स्थापित किया, और ये कानून आज भी इंडिया में है। इसी कानून के अंडर में संजय दत्त को 6 साल जेल की सजा हुई थी। संजय दत्त के पास AK-56 पाया गया था, जो कि आर्म्स एक्ट का उल्लंघन था, जिसका उसके पास लाइसेंस नहीं था। पकड़े जाने पर इसको 6 साल की सजा हुई थी। तो इस तरह से ये कानून आज भी चल रहा है। इतने डिफेम एक्ट लॉर्ड एलिटन इंडिया में लाया। और इसके अलावा लॉर्ड एलिटन इसने इंडियन की एज ICS परीक्षा में 21 से कम करके 19 या कहीं कहीं 18 कर दिया। अब आप देखिए, लॉर्ड एलिटन ने इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या कम करके 21 से 19 अथवा 18 कर दिया। इतने कम उम्र में इंग्लैंड में जाकर ICS परीक्षा देना असंभव था। लॉर्ड एलिटन नहीं चाहता था कि इंडियन ICS बने, इसलिए उसने इंडियन की एज घटा दिया। इतने कम उम्र में इंग्लैंड में जाके ICS परीक्षा देकर ICS क्वालिफाई करना मुश्किल था। ऐसा क्यों करना चाहा? ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसने देखा कि अगर जहां पर इंडियन कलेक्टर होता था, वो इंडियन पर गोलियां नहीं चलवाता था। जहां कहीं इंडियन कलेक्टर होता, इंडियन पे गोलियां नहीं चलवाता। इसलिए सोचा कि अंग्रेज कलेक्टर होगा तो इंडियन क्रांतिकारियों पर, इंडियन लोगों पर बिना आदेश के गोलियां चलवा देगा। इसीलिए इंडियन को लॉर्ड एलिटन ICS बनना देखना नहीं चाहता था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, लॉर्ड एलिटन इंडियन के अगेंस्ट था। जबकि इसके बाद वाला वाइसरॉय लॉर्ड रिपन आया। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड एलिटन के द्वारा जितने भी कानून एडॉप्ट किए गए, मैक्सिमम कानून को लॉर्ड रिपन ने हटा दिया। जैसे लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया, लॉर्ड एलिटन ने आर्म्स एक्ट भी हटा दिया। और बेटे लॉर्ड रिपन ने इंडियंस की इंडियन की एज ICS परीक्षा में फिर से 21 साल बढ़ा के कर दिया। तो इस तरह से लॉर्ड एलिटन ये इंडियन के अगेंस्ट में था। सोनू कुमार सशस्त्र अधिनियम पारित किया। बिल्कुल बेटा, सोनू कुमार सशस्त्र अधिनियम पारित किया था, बिल्कुल सही है। इसको इंग्लिश में आर्म्स एक्ट कहते हैं, या हिंदी में सशस्त्र अधिनियम कहते हैं, या फिर हथियार कानून भी कहते हैं। रोली यादव, गुड आफ्टरनून। तो ये सारी बातें बिल्कुल आपने सोनू ठीक लिखा है, और वही अधिनियम था। बाकी ये वाला अधिनियम, इसके लिए कोई अधिनियम नहीं, बल्कि इसने पारित करके इंडिया में एज को कम करके 21 से 19 कर दिया या 18 कर दिया। आप समझ सकते हैं 16 साल मिनिमम एज थी, मैक्सिमम 19 कर दिया। अब इतनी कम उम्र में लंदन में जाके ICS परीक्षा देना इंडियन के लिए असंभव था।
ये नहीं चाहता था कि इंडियन आईसीएस बने, इसीलिए इसने एज को 21 से घटा करके मैक्सिमम 19 कर दिया। लॉर्ड लिटन के समय में, इसके टाइम में 1878-79 में सेकेंड अफगान वार लड़ा गया था, यानी दूसरा अफगान युद्ध। दूसरा अफगान युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के लीडर्स को, अफगान्स को हरा दिया था। पहला हमने बताया था फर्स्ट अफगान वॉर, आप शायद पढ़े हों, 1839 से 1842 तक चला था फर्स्ट अफगान वॉर। फर्स्ट अफगान वॉर, इसमें इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानों से हार गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफगानों से हार का सामना करना पड़ा था। पहले तो जीत लिया, लेकिन बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफगानों ने बुरी तरह से हराया था। तो पहले वाले में हार गए थे, अफगान जीत गए थे, लेकिन इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगानों को बुरी तरह से हराया और अफगानिस्तान के अधिकांश भाग पर लगभग इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर रशिया का दबाव बढ़ रहा था, रूस का दबाव अफगानिस्तान पर बढ़ रहा था, और जबकि अफगानिस्तान में अमीर आपस में ही लड़ रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि अगर ये अमीर अफगानिस्तान के आपस में लड़ेंगे तो इससे अंग्रेजों को नुकसान होगा, रशिया अफगानिस्तान पर कब्जा जमा सकता था। इसीलिए 1878-79 में लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान पर लड़ाई थोप दिया और लॉर्ड लिटन अफगानों को हराया और अपने संरक्षण में अफगान नेताओं या अफगानों को किंग बना के रखा। तो कुल मिला के भी शामिल नहीं किया अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान को अपने अंडर में इनडायरेक्टली कर लिया। तो इस तरह से ये सारी पॉलिसी लॉर्ड लिटन के समय की है। लॉर्ड रिपन, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, ये 1880 में आया, 1883 ईस्वी तक रहा। और बेटे ये बेस्ट वाइस रॉय था, बेस्ट वाइस रॉय, सबसे अच्छा इंडिया में वाइस रॉय यही था। ये इंडियन के फेवर में काम किया और आते ही सबसे पहले इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया, आर्म्स एक्ट हटाया और आईसीएस में इंडियन की एज बढ़ा दिया। इंडियन की एज फिर से 19 से बढ़ा करके 21 कर दिया। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया। इसके शासनकाल में इंडिया में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं था। और इसके बाद इसने आर्म्स एक्ट भी हटा दिया, सशस्त्र कानून भी हटा दिया। इसके अलावा इसने आईसीएस में इंडियन की एज को बढ़ाकर 21 वर्ष पुनः कर दिया। बेटे एक बात और इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन ने आईसीएस परीक्षा इंडिया में प्रारंभ कराने के लिए सिफारिश भी किया था। इसकी सिफारिश पर आईसीएस परीक्षा इंडिया में बाद में प्रारंभ किया गया। और शायद आपको पता होगा, इंडिया में पहली बार आईसीएस परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में हुआ था 1894 में। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि आईसीएस का भारतीयकरण किस वाइसरॉय ने किया, विच वाइसरॉय इंडियनाइज्ड इंडियन सिविल सर्विसेज,
लॉर्ड रिपन था। कैसे? एक तो इंडियन की एज को 19 से फिर से बढ़ाकर 21 कर दिया। आईसीएस परीक्षा लंदन के बजाय इंडिया में करवाने की सिफारिश किया। वो चाहता था कि आईसीएस में इंडियन की भागीदारी बढ़े। वैसे आपको बताएं, जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उसने लॉर्ड रिपन जैसे उदारवादी लिबरल व्यक्ति को इंडिया में वाइसरॉय बना के भेजा। लॉर्ड रिपन की पॉलिसी बेहद उदार थी, यानी लिबरल पॉलिसी थी। लॉर्ड रिपन ने इंडिया में इंडियंस के लिए बहुत काम किया है, इसलिए इंडियन के लिए सबसे अच्छा वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को कहा गया है। रिपन द बेस्ट कहा गया है, रिपन द गुड कहा गया है। जब ये इंडिया से जाने लगा तो बहुत सारे इंडियन रिपन के लिए आंसू बहाए। तो रिपन इंडिया में एक सबसे अच्छा वाइसरॉय के रूप में देखा जाता है। अभी आपको बताएंगे क्या क्या काम किया। आते ही इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया, आर्म्स एक्ट हटा दिया, आईसीएस में इंडियन की एज बढ़ा दिया। इससे इंडियन बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद इसने क्या काम किया वो भी आप देखें। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया। प्रथम फैक्ट्री कानून आया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया और इसमें चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया। चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित कर दिया। बाल मजदूरी को बैन कर दिया। यानी 7 साल से कम उम्र के बच्चों को खदान में काम करने की परमिशन नहीं थी। ना तो किसी खान माइंस में, ना कोई खदान में काम कर सकते थे। और 14 वर्ष तक के बच्चों को वैसे तो खदानों में बिल्कुल काम करने की परमिशन नहीं थी। यानी 7 से 14 साल तक के बच्चों को खदानों में बिल्कुल काम करने की परमिशन नहीं थी। तो इस एक्ट के द्वारा इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर बैन कर दिया। बाल मजदूरी पर बैन लगाने के बाद बाल मजदूरों को काफी प्रोत्साहन वैसे ना दिया जाए कि प्रोत्साहन मीन्स काम करने की प्रोत्साहन ना दिया जाए। जो चाइल्ड लेबर को प्रोत्साहन देता था उनको भी पनिशमेंट दिया जाता था। और इसके अलावा फैक्ट्रियों में काम के घंटे को भी फिक्स करने का प्रावधान किया गया कि एक फिक्स्ड आवर्स हो, नहीं तो लोगों से अधिक काम लिया जाता था। हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। दूसरा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम सफल जनगणना, प्रथम सफल जनगणना 1881 में रिपन के समय में हुआ था। बट आप ध्यान रखें, ये सेंसस जो हुआ, ये जनगणना जो कराई गई, ये पूरे इंडिया की जनगणना नहीं थी। केवल बॉम्बे, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसीज की थी। और याद रखें, सबकी जनगणना नहीं की जाती थी। वीवीआईपीज, प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की, जमींदार, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स की, ऐसे लोगों की जनगणना होती थी। कॉमन मैन को अवॉइड किया गया था इसमें। लेकिन हाँ, पहली सफल जनगणना। पर आप ध्यान रखें कि पहली जनगणना जो स्टार्ट हुई इंडिया में, फर्स्ट सेंसस इंडिया में जो स्टार्ट हुई 1871 से माना जाता है बेटे। इसके हिसाब से 2011 में जो जनगणना हुई वो 15वीं जनगणना थी, 15th नंबर की थी।
यानी स्वतंत्रता से पहले 8 बार, स्वतंत्रता के बाद 7 बार, टोटल इतने नंबर की जनगणना है। पहला जनगणना इसी से काउंट किया जाता है। तो इस तरह से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पब्लिक वेलफेयर के भी काम किए गए। पब्लिक जनगणना में कुछ लोगों को रियायत भी दिया गया, जिसमें जमींदार वर्ग, मनी लेंडर्स, रियासतों के लोग, और इसके बाद यूरोपियन जो इंडिया में रह रहे थे उनको भी रियायतें दिया गया। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल की खास बातें हैं। इसके आगे आप देखिए 1882 में सेकेंड, 1882 में थर्ड बर्मीज वार लड़ा गया था। बर्मा की तीसरी लड़ाई। बर्मा की तीसरी लड़ाई, और इस लड़ाई में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्मा को हराया। और इसी साल 1882 में बर्मा को इंडिया में मिला लिया गया था। बर्मा 1882 में बर्मा को इंडिया में शामिल कर लिया गया था। बेटे ध्यान रखें, 1852 में बर्मा की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, सेकेंड बर्मीज वार। फिर हम याद दिला देते हैं, बर्मा की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और इस समय लोअर बर्मा इंडिया में मिला लिया गया था। लोअर बर्मा यानी पेगू कहा जाता है, इसको शामिल कर लिया गया। और अब जब सेकेंड में बर्मा हार गया तो इस समय अपर बर्मा को भी शामिल कर लिया गया। तो लोअर बर्मा, अपर बर्मा, पूरा बर्मा इसी समय इंडिया में मिला लिया गया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि बर्मा को इंडिया में किस वर्ष विलय किया गया, तो बर्मा 1882 में शामिल किया गया। और बर्मा इंडिया से किस वर्ष अलग किया गया, तो बर्मा को 1937 में इंडिया से सेपरेट किया गया। 1935 का एक कानून आया था, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस एक्ट के द्वारा 1937 में बर्मा को इंडिया से अलग कर लिया गया था। तो अगर आप देखें तो 1882 से 1937 तक बर्मा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। भारत का ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा बर्मा। 1937 में बर्मा इंडिया से अलग किया गया था। और इसलिए बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया क्योंकि अंग्रेजों को लगने लगा कि इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल अपनी क्लाइमेक्स पर है, चरम सीमा पर है। कहीं इंडिया के फ्रीडम फाइटर बर्मा की डिमांड न कर लें कि बर्मा भी हमारा है। इसलिए बर्मा को 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेपरेट करने का प्रावधान किया गया। 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया और बर्मा का प्रशासन एक अलग ब्रिटिश संस्था चलाने लगी, एक अलग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन चलाने लगी। जबकि बेटे बर्मा अंग्रेजों से 1948 में फ्री हुआ था। तो इस तरह से लॉर्ड रिपन के समय में पूरा बर्मा इंडिया में आ गया था, सारा बर्मा इंडिया में आ गया। और आप देखें 1882 में हंटर कमीशन बनाया गया था। हंटर कमीशन ये शिक्षा में सुधार के लिए बनाया गया था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए था। ये शिक्षा में
सुधार के लिए बनाया गया। शिक्षा में सुधार के लिए, मिडिल क्लास शिक्षा में, मिडिल क्लास, सीनियर सेकेंडरी लेवल, इन शिक्षा में सुधार की सिफारिश हंटर कमीशन ने किया था। शायद आपको पता होगा कि बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को मैकाले माइन्यूट में लाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शिक्षा का बेस क्या है, शिक्षा का आधार क्या है, तो मैकाले माइन्यूट है। 1833 में लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश किया था, जिसे 1835 में विलियम बेंटिंग ने बंगाल में लगाया था। तो भारत में शिक्षा का बेस पूछा जाए तो मैकाले मसविदा, मैकाले माइन्यूट है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आई इंडिया में 1857 में, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, वुड्स डिस्पैच ने सिफारिश किया था। देन उसके बाद बेटे 1882 में हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार के लिए। चूंकि लॉर्ड रिपन इंडिया में लिबरल पार्टी का था, लेबर पार्टी का था, लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट किया, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से रिपन के टाइम में लगाया गया। तो रिपन काफी हद तक शिक्षा में इस रिपोर्ट को लागू किया, शिक्षा में सुधार भी करवाया। एक हंटर रिपोर्ट 1919 जलियांवाले बाग पर बनी थी बेटे, हंटर रिपोर्ट है उसका नाम। हंटर कमीशन, हंटर रिपोर्ट में यही अंतर है। हंटर रिपोर्ट पूछा जाए तो जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच किया था, नवंबर 1919 में आया, यानी 1919 में आया। हंटर रिपोर्ट जलियांवाले बाग से रिलेट कराइए। हंटर कमीशन पूछे तो शिक्षा में सुधार के लिए आया, लॉर्ड रिपन के टाइम में आया। तो ये काफी बड़ा सुधार किया शिक्षा में इंडिया में। लेकिन इसके आगे हम बढ़ते हैं। रिपन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है 1882 में, लॉर्ड रिपन डिसेंट्रलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया, डिसेंट्रलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी इसका मीनिंग है रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन, इंडिया में स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीयकरण किया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। लॉर्ड रिपन ने इंडिया में स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीयकरण किया, अर्थात इंडिया में पहली बार लॉर्ड रिपन ने नगरों में नगर पालिकाएं, बड़े बड़े शहरों में महानगर पालिकाएं या म्युनिसिपल कारपोरेशन जैसी संस्थाएं बनाने की सिफारिश किया है। पहले लोकल लेवल पर इंडिया में बड़े बड़े शहर और नगरों में लोकल बॉडी नहीं थी। लॉर्ड रिपन ने पहली बार इंडिया में बड़े बड़े शहर नगरों में प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए स्थानीय स्वशासन की सिफारिश किया और यह भी कहा कि ये स्थानीय निकायें वहां के स्थानीय समस्याओं को खुद टैकल करें और स्थानीय लेवल पर जो टैक्स मिलते हैं वह टैक्स इन स्थानीय निकायों के नाम से जाए, उसी पैसे से स्थानीय समस्याओं को सॉल्व करें। जैसे स्थानीय निकायों का काम क्या था, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सफाई है, जनगणना है, कल कारखाने हैं, सड़क निर्माण, इस टाइप का काम ये सारा स्थानीय निकायों के लिए दे दिया। तो याद रखें, पहली बार लॉर्ड रिपन ने इंडियन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में खुद बुलाया कि आप लोग सब इसमें इस लेवल का इलेक्शन लड़ें और आप लोग इस लेवल की स्थानीय निकाय लेवल की अपनी सरकार बनाएं
और इस लेवल के टैक्स कलेक्ट करके इस लेवल की समस्याओं को खुद स्थानीय निकाय सॉल्व करें। इसीलिए याद रखें, लॉर्ड रिपन को कहा गया है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी रिपन को कहा गया स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा गया है। तो इस तरह से लॉर्ड रिपन ने पहली बार इंडिया में सोचा। लोकल बॉडी पहले नहीं थी, लॉर्ड रिपन लाया और इन लोकल बॉडीज को इंडियन को दे दिया। इस लेवल के टैक्सेस कलेक्ट लोकल बॉडी करेंगी और इस लेवल की समस्याएं लोकल बॉडी सॉल्व करेंगी। पहली बार ऐसा हुआ जब रिपन ने इंडियन को पावर शेयर किया, लोकल बॉडी की पावर इंडियन को दे दिया। इसमें अंग्रेज इंटरफेयर तो करते थे, लेकिन लोकल बॉडी को पावर दिया गया कि लोकल लेवल की समस्याएं खुद सॉल्व करें। तो याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया ये लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा गया, तो इसीलिए कहा गया है। अब आप देखिए, वैसे तो लॉर्ड रिपन से पहले लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन बनाने की कोशिश किया था और लॉर्ड मेयो ने मुद्रा का भी विकेंद्रीकरण करने की कोशिश किया था। लोकल बॉडी बनाने की प्रयास किया लॉर्ड मेयो ने और मनी को डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास भी किया, लेकिन बेटे वो सफल नहीं हो पाया। उसकी हत्या हो गई 1872 में। बट अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम किस वाइसरॉय ने स्थानीय स्वशासन बनाने की और उस लेवल का मुद्रा का विकेंद्रीकरण करने की कोशिश किया, तो लॉर्ड मेयो था, पूरा नहीं कर पाया चूंकि उसकी हत्या हो गई। उस काम को पूरा किसने किया है, तो लॉर्ड रिपन ने किया है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, पहली बार किसने प्रयास किया, मेयो ने, हत्या हो गई, नहीं पूरा कर पाया, तो लॉर्ड रिपन ने इसको पूरा किया है। चले हम आपको आगे बढ़ाते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक बेहद इंपॉर्टेंट कानून आया, शायद आप पढ़े हों, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, एल्बर्ट बिल विवाद। ये लॉर्ड रिपन के समय में आया। जॉन एम एल्बर्ट अंग्रेज था, इसने इंडिया में एक सिफारिश किया। उस सिफारिश में क्या था, ये उस सिफारिश में किया कि पहली बार इंडियन जजेस को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने की परमिशन दे दिया। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी मुकदमे में इंडियन और अंग्रेज इन्वॉल्व होते तो केवल उस मुकदमे को ब्रिटिश जूरी ही सुनता था, अंग्रेज जज ही सुनता था। लेकिन बेटे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के कारण रिपन को इस्तीफा देके इंग्लैंड जाना पड़ा था। तो ये विवादित पॉइंट इसके समय में आया, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। 1883 में एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये इंडिया में आया। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया, विवादित हो गया बेटे, इसलिए इसको एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा गया है। विवादित हो गया था ना, क्योंकि इंडिया में अंग्रेजों ने रिपन का प्रोटेस्ट करने लगे और ये कहने लगे कि क्या अब काले उनका न्याय करेंगे, विल नाउ ब्लैक ट्रायल अस, यही कहकर रिपन का प्रोटेस्ट करने लगे। क्योंकि रिपन ने इंडियन जजेस को अपॉइंट कर दिया कि लो अंग्रेजों का मुकदमा अब तुम लोग चलाओ, अंग्रेजों को पनिशमेंट दो। इसी बात से इंडिया में रह रहे अंग्रेजों ने रिपन का विरोध कर दिया, इसलिए ये बिल विवादित हो गया। रिपन को इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस जाना पड़ा, तो इसीलिए यह विवादित हो गया। इसका मेन पॉइंट आप ध्यान दें, बाय दिस बिल
बाय दिस बिल इंडियन जजेस वर परमिटेड टू ट्रायल यूरोपियंस इंडियन जजेस वर परमिटेड टू ट्रायल यूरोपियन, यानी भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने की परमिशन दे दिया। तो ये था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टाइम भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई। इससे पहले इंडियन जज केवल इंडियन का मुकदमा सुनता था। ब्रिटिश जज इंडियन और यूरोपियन दोनों का मुकदमा सुनता था, पनिशमेंट देता था। तो इस तरह बेटे यह बिल विवादित हो गया, क्योंकि इंडिया में रह रहे अंग्रेजों ने लॉर्ड रिपन का विरोध किया और यह कहकर विरोध किया कि विल नाउ ब्लैक ट्रायलस, क्या आप काले उनका न्याय करेंगे। तो इस वजह से रिपन इस्तीफा दिया और इंडिया से चला गया। 1883 में लॉर्ड रिपन पहली बार लॉर्ड रिपन बढ़िया वाइसरॉय आया, रिजाइन। रिपन इस्तीफा देकर इंग्लैंड चला गया। लेकिन अगर ये पॉइंट ये पूछा जाए कि पहला इंडियन जज कौन था जिसको लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था, लॉर्ड रिपन उसको पावर दे दिया जिससे इंडिया में अंग्रेजों ने विरोध कर दिया, रिपन को इस्तीफा देना पड़ा। तो वो जज का नाम बताते हैं। वो जज है रोमेश चंद्र मित्र। रोमेश चंद्र मित्र, यही वह जज है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। रोमेश चंद्र मित्र को कैलकाटा हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रोमेश चंद्र मित्र को लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट कर दिया और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। रिपन को इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। और एक पॉइंट यहां बेहद इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनसे पहले रॉबर्ट ग्राथ इस पोस्ट पर था। रॉबर्ट ग्राथ ब्रिटिश जज था, ब्रिटिश चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। तो बेटे रॉबर्ट ग्राथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। ये अपनी छुट्टियां बिताने इंग्लैंड चला गया, पोस्ट खाली थी। रिपन इनकी जगह सीनियर मोस्ट जज एक थे कलकत्ता में जो कि इंडियन का मुकदमा सुनते थे। रोमेश चंद्र मित्र को रॉबर्ट ग्राथ की जगह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। जैसे ये पॉइंट किया, इंडिया में कलकत्ता में रह रहे अंग्रेजों ने रिपन का प्रोटेस्ट किया और रिपन से कहा कि विल नाउ ब्लैक ट्रायलस, क्या अब काले हमारा न्याय करेंगे। यह कहकर रिपन से इस्तीफा मांगा। रिपन रिजाइन देकर वापस इंग्लैंड चला गया। इंडियन इसके लिए आंसू बहाए और इंडियंस के लिए बेस्ट वाइसरॉय था ये। इससे बढ़िया वाइसरॉय इंडियंस के लिए कोई नहीं आया। जितने भी आए सब इंडियन के अगेंस्ट काम किए और ये सबसे अच्छा वाइसरॉय था। हालांकि इसके जाने के बाद एक और आया
नाम है लॉर्ड डफरिन, जिसको हम आपको बताए हुए हैं। डफरिन भी अच्छा नहीं था इंडियन के लिए। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय था। तो तबरेज खान कलेक्टर की पोस्ट किसने स्टार्ट की सबसे पहले? सर, कलेक्टर की पोस्ट सबसे पहले इंडिया में वारेन हेस्टिंग्स के समय से स्टार्ट हुआ। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में बंगाल के नवाब मुबारिकुद्दौला को हटा दिया, तो उसके स्थान पर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर का पोस्ट क्रिएट किया था। कलेक्टर का काम होता था लैंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना, और इसके अलावा वह क्रिमिनल मामले भी देखता था। इसलिए अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए, कलेक्टर की पोस्ट किसने स्टार्ट किया बेटे, तो कलेक्टर वाली पोस्ट सबसे पहले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कलेक्टर्स की पोस्ट को केवल लैंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दिया, यानी भू राजस्व कर कलेक्ट करेगा, बाकी उससे क्रिमिनल पावर वाले अधिकार छीन लिया था। तबरेज खान भाई समझ में आ गया होगा। योगी विजय जी कह रहे हैं जय श्री राम सर जी, जय श्री राम भाई। और रिपन ने इंडिया के प्रति उदारीकरण की नीति क्यों अपनाई, जबकि इंग्लैंड इंडिया में शासन करना चाहता था? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। लेकिन आपको बता दें, इंग्लैंड में दो पार्टी थी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी थी यानी रूढ़िवादी दल, और दूसरा लेबर पार्टी था। लेबर पार्टी मतलब मजदूर पार्टी। तो जब इंग्लैंड में रूढ़िवादी पार्टी आती यानी कंजर्वेटिव पार्टी आती, उसका जो वाइसरॉय इंडिया में आता, उसकी पॉलिसी बेहद का बहुत ही टफ थी, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट थी, बहुत टफ डिसीजन लेती थी। लेकिन जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकारें सत्ता में आती थी, तो लेबर पार्टी के हित में काम किया करती थी, चाहे वह इंग्लैंड हो या इंग्लैंड के बाहर के देश हों। उनके प्रतिनिधि जहां जहां भेजे जाते थे, उनकी पॉलिसी होती थी उदार प्रवृत्ति। इसी तरह से जब लेबर पार्टी गवर्नमेंट इंग्लैंड में सत्ता में आई 1880 में, तो रिपन को इंडिया में भेजा गया। रिपन लेबर पार्टी का था, इसीलिए इसने पॉलिसी जो एडॉप्ट किया लिबरल पॉलिसी थी। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जहां जहां लेबर पार्टी थी, वहां उनकी पॉलिसी उदारवादी थी। इसलिए अंग्रेज तो था ही, लेकिन अपनी पार्टी का एक लाइन था, उसी लाइन पर चला इंडिया में आके, इसलिए उदार प्रवृत्ति वाली पॉलिसी अडॉप्ट किया था। तो ये सारी पॉइंट हमने आपको बताया, तो समझ में आ रहा है? तबरेज खान जी, योगी विजय जी बताएं। निशांत कुमार, थैंक्स भाई, ठीक बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा बीच में हम नहीं बताते हैं। हाँ, थोड़ा सा मौका मिलता है तो आपके हम कमेंट्स का जवाब देते हैं। और योगी विजय जी हैं, तबरेज खान जी, और कौन कौन है? रिस्पॉन्स करें। लाइन पे हैं आप लोग या ऑफलाइन हो गए? योगी जी चले गए क्या? हाँ, धर्मेश कुमार हैं, ठीक है, गुड। समझ में आ रहा है? निशांत जी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, गुड। चलें आगे हम आपको बताते हैं
आगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। यहाँ आते हैं लॉर्ड डफरिन पर। डफरिन याद रहेगा, डफरिन ये थोड़ा सा हार्ड वाइसरॉय था, यानी इसकी पॉलिसी थोड़ा सा टफ थी। हालांकि इसके शासनकाल में इंडिया में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, ये इसका पूरा नाम है। और एक रिटायर्ड आईसीएस था ये, रिटायर्ड आईसीएस, आयरलैंड से रिटायर्ड होकर इंडिया आया था। और ये एक काम के लिए और फेमस था, ये पक्षी प्रेमी था, बर्ड लवर था ये, पक्षी प्रेमी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पक्षी प्रेमी था, रिटायर्ड आईसीएस था, आयरलैंड से रिटायर्ड होकर इंडिया आया और यहां आके इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया। वैसे आपको बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ऑल इंडिया कांग्रेस बनाने की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। बेटे दादा भाई नौरोजी इंडिया में सबसे पहले एक ऐसी पार्टी बनाने की सिफारिश किया, मांग किया जो ऑल इंडिया लेवल की हो। लेकिन बेटे क्रेडिट A.O. ह्यूम ले बैठा। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछें कि फर्स्ट टाइम इंडिया में एक ऑल इंडिया लेवल की पार्टी बनाने की मांग किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। A.O. ह्यूम क्रेडिट ले बैठा। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? कांग्रेस शब्द अमेरिकी पार्लियामेंट से लिया गया है। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन। अमेरिकी पार्लियामेंट, अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिकी कांग्रेस में 2 सदन हैं। उच्च सदन का नाम सीनेट है, निम्न सदन का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी प्रतिनिधि सभा। तो ये कांग्रेस शब्द अमेरिकी संसद से लिया गया है। कांग्रेस का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। तो इस तरह से सबसे पहले मांग दादा भाई नौरोजी ने किया, क्रेडिट A.O. ह्यूम ले बैठा और कांग्रेस की स्थापना इंडिया में बॉम्बे में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां बनाई गई? बॉम्बे में, फाउंडेड एट बॉम्बे। कांग्रेस की स्थापना बंबई में किया गया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले एक संस्था ऐसी बनी थी, उसका नाम है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में किया था। बाद में यानी 1885 में जब कांग्रेस बन गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इस तरह से कांग्रेस से पहले ऑल इंडिया लेवल की एक ऐसी संस्था थी, नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1885 में कांग्रेस में विलय हो गया था। अब आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुआ, लेकिन इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? धर्मेश कुमार बताएं, निशांत कुमार बताइए, योगी जी बताइए, जय श्री राम आप बोल रहे हैं, तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने की
अंग्रेजों को आवश्यकता क्यों पड़ी, या अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था। वाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई ब्रिटिश इन इंडिया, व्हाट वॉज द एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताइए। आंसर आपसे वेट कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, आंसर जवाब दीजिए। लाइन पे धर्मेश जी हैं, निशांत जी हैं, योगी जी भी हैं, और भी जो बच्चे हैं सारे बच्चे बताएं जल्दी से। सौरभ भी हैं, गुड। सभी इंडियंस को साथ लेना। योगी विजय हंस क्यों रहा है बेटा, ज्यादा पढ़ लिए क्या? क्योंकि इंग्लिशमैन चाहते थे कि इंडिया के अलग अलग जगह में विद्रोह ना हो। चलिए कुछ हद तक प्रयास ठीक है। याद नहीं आ रहा इसलिए हंस रहे हो। योगी भाई, योगी साहब ऐसे नहीं, योगी आपके नाम के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको तो याद रहना चाहिए। फ्यूचर में बड़े अधिकारी बनोगे तो कैसे भूल जाओगे सारी चीजें। रिमाइंड करिए, देखिए। एक बार फिर प्रश्न पूछते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था। What was the aim of Britishers in India to find out the Congress? चलिए, आप नहीं बता पा रहे, मैं आपको बताता हूं मेन एम क्या था इसका, मुख्य उद्देश्य। तो आप देखिए, कांग्रेस का मेन उद्देश्य इंडिया में सेफ्टी वाल्व की तरह काम करना था। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा नली का काम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने के पीछे यही लॉजिक है इनका। शायद आप जानते हो, प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है। जब प्रेशर कुकर में गैस ज्यादा हो जाए और उसकी व्हिसल न बजे, ऐसी कंडीशंस में सेफ्टी वाल्व गल जाता है और फिर वहां से बाकी गैस एक्सेस निकलने लग जाती है और प्रेशर कुकर ब्लास्ट नहीं होता। यानी कुल मिला के इस समय इंडिया एक प्रेशर कुकर था जहां जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। अब इस प्रेशर कुकर से कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करेंगे। कैसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन नेता होंगे, अंग्रेज नेता भी होंगे। अंग्रेज नेता इंडियन नेताओं से घुल मिल जाएंगे और उनके विचारों को पूछ लेंगे, जानकारी लेंगे कि अगला कदम क्या है, यानी अगला विद्रोह कहां करने वाले हो। और इस तरह से इंडियन नेताओं के विचारों को जान करके चुपके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता देंगे कि कल इंडियन नेताओं का यहां विद्रोह करने का प्रोग्राम है। तो इसीलिए सेफ्टी वाल्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा नली, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा नली कहा है। एक पार्टी के निशांत करें, एक पार्टी के स्थापना हो जाने से लोग एक ही बार विद्रोह करेंगे और हम लोग एक ही बार दबा देंगे। हाँ, काफी हद तक सही है निशांत आप। योगी विजय कह रहे हैं सेफ्टी, ओके, सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत था, सेफ्टी वाल्व, इसको सेफ्टी वाल्व बनाएं। तो इस तरह से लाला लाजपत राय ने इसको सेफ्टी वाल्व कहा था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा, लेकिन अंग्रेज नेताओं से इंडियन नेताओं ने अपनी कोई बात शेयर नहीं किया। यानी इंडियन नेता अंग्रेज नेताओं की पॉलिसी से कहीं बहुत आगे निकले, अपनी बात अंग्रेजों से शेयर ही नहीं करते थे। क्या कदम है बताते ही नहीं थे, चुपके से काम करवा देते थे। इस तरह से कांग्रेस में जो अंग्रेज नेता थे इंडियन नेताओं को अपनी तरफ मिलाने में सफल नहीं हो पाए। जब नहीं सफल हो पाए तो कांग्रेस में विभाजन करवा दिए, कांग्रेसियों में इंडियन नेताओं में आपस में लड़वा दिए। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो पार्ट बन गए थे ना, नरम दल, गरम दल। योगी बिल्कुल सही समझ गए तुम, अंग्रेज यहां शासन चलाने आए थे, धोखे से ही शासन चला रहे थे बेटे। इंडिया में अंग्रेज किस वजह से जीत कर शासन चला रहे थे? इंडियन लोगों ने इंडियन को धोखा दिया, अपने ने अपनों को धोखा दिया और दूसरों का साथ लेकर के अंग्रेजों ने इंडिया में शासन चलाया, तो धोखा ही हो गया ना ये। उससे बड़ा धोखा कांग्रेस को लाया, लेकिन सफल कहां करने दिया, सफल नहीं हो पाए थे। अब आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन 85 में, द फर्स्ट INC सेशन बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में बुलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में बुलाया गया और अध्यक्ष कौन बने इसके? पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बने। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। तो WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। इतने मेंबर्स भाग लिए थे। हर साल सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती थी, लेकिन पहले साल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका पहला अधिवेशन 85 में पुणे में होना था। पहला अधिवेशन पुणे में होना था। यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि प्लान्ड वेन्यू फॉर फर्स्ट INC सेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां होना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां होना था, ये प्रश्न पूछा जाए तो पुणे में होना था। लेकिन गुजरात में प्लेग फैल गया, पुणे में डायरिया फैल गया, इसलिए इसका वेन्यू शिफ्ट करके बॉम्बे ले गए। पुणे में डायरिया फैल गया और पड़ोस में गुजरात राज्य में प्लेग फैल गया, इसीलिए इसका वेन्यू शिफ्ट करके बॉम्बे ले गए। पुणे की जगह बॉम्बे में बुलाया। और पहला अधिवेशन बॉम्बे में किस जगह पर हुआ था? तो बॉम्बे में जो जगह थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में बुलाया गया था। पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में बुलाया गया था। पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। तो इस तरह से बेहद इंपॉर्टेंट सेशन था और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
लेकिन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? पहले सेक्रेटरी जनरल, पहले महासचिव, कांग्रेस का पहला महासचिव ये एओ ह्यूम को बनाया था। तो एओ ह्यूम अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन कांग्रेस का फर्स्ट महासचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बनाया गया था। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हर साल होता था और इसमें अंग्रेज और इंडियन दोनों होते थे। बट यह है कि इंडियन नेताओं के विचारों को अंग्रेज नहीं जान पाए। इंडियन नेता अपने विचारों को बहुत सीक्रेट रखा, पनपने नहीं दिया इनको, और इसीलिए चलकर आगे चल करके ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को बदमाशों का गिरोह बताया। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय जब बन के आया, वो कांग्रेस के सदस्यों को तोड़ नहीं पाया, इसलिए उसने कांग्रेस को ग्रुप ऑफ बैंडिट्स कहा, यानी गुंडे बदमाशों का एक गुट बताया। तो इस तरह से पहले कांग्रेस के अंग्रेज सदस्य प्रयास किए सफलता लेने की, कि अंग्रेज सदस्य इंडियन सदस्यों को अपनी ओर मिला लेंगे, लेकिन बेटे लास्ट में असफल रहे। इस तरह से बैंडिट ग्रुप कहा था इसको। आगे हम आपको बताते हैं इससे। कांग्रेस का सेशन हर साल होता था। 1886 में सेकेंड सेशन बुलाया गया। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सेकेंड अध्यक्ष बने थे। और दादा भाई नौरोजी वैसे पारसी थे, पारसी धर्म के थे ये। और दादा भाई नौरोजी को ये कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को कहा गया है भारत का भीष्म पितामह, भारत का भीष्म पितामह ये कहा गया है। और वैसे इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है दादा भाई नौरोजी ने, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब इन्होंने लिखा है और इसमें ये सिद्धांत दिया है ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ। तो ये किताब बेहद फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की किताब है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब लिखा है और इस किताब में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। योगेश बिल्कुल हम ऑनलाइन हैं, तुम ही ऑनलाइन नहीं थे, बाकी योगी जी हैं ऑनलाइन और भी कई बच्चे हैं, सौरभ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें ऑनलाइन। तुम योगी की तरह योगेश बन गए अब हैं? कहाँ चले गए थे तुम? योगेश कहाँ थे भाई तुम इतनी देर? अभी आए हो क्या? तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताई है, शायद आपको समझ में आया होगा ये बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है, भारत के भीष्म पितामह। इन्होंने जो किताब लिखा है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। धन निष्कासन यानी ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार अंग्रेज इंडिया के धन को इंग्लैंड की तरफ प्रवाहित कर रहे थे, यही सिद्धांत है। अंग्रेज इंग्लैंड से अपॉइंट होकर इंडिया आते थे, जब ये रिटायर्ड होते थे
इंग्लैंड जाते थे तो इनकी पेंशन इंडियन कोष से भेजा जाता था। इसको होम चार्जेस कहा गया है, गृह व्यय। तो इस तरह से ड्रेनेज थ्योरी का मतलब यही है। एक विद्वान ने तो यहां तक कहा है कि धन रूपी बादल इंडिया से उठते हैं, लंदन में बरसात होती है। एक और विद्वान ने यह कहा है कि अंग्रेज इंडिया में स्पंज लेके आते हैं, गंगा में डुबोते हैं और टेम्स में निचोड़ते हैं। यानी किस तरह से इंडिया के धन को इंग्लैंड प्रवाहित कर रहे थे, यही सारे सिद्धांत हैं। लेकिन इंडिया में सबसे फेमस सिद्धांत जो दिया है दादा भाई नौरोजी ने दिया है, ये धन निष्कासन का सिद्धांत। इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत बेहद इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। एक बात और आपको हम बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, पारसियों के लिए एक संस्था बनाई थी। दादा भाई नौरोजी की संस्था का नाम है, 1851 में बनाया था, और इस संस्था का नाम है रहनुमाई मजदासनाय। रहनुमाई मजदासनाय, ये संस्था इन्होंने बॉम्बे में बनाई थी। रहनुमाई मजदासनाय, ये पारसियों की संस्था थी, पारसी वेलफेयर संस्था थी ये, इनके लिए बनाई गई थी। दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। और एक बात आप ध्यान दें, दादा भाई नौरोजी पहले इंडियन हैं जिनको ब्रिटिश संसद में लेबर पार्टी के टिकट पे चुना गया था। फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन हैं जिनको ब्रिटिश संसद में लेबर पार्टी के टिकट पे चुना गया था। और दादा भाई नौरोजी पहले कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस मंच पर से 1906 में 1906 में स्वराज की मांग किया था। तो दादा भाई नौरोजी सबसे वयोवृद्ध नेता, कांग्रेस के फाउंडर मेंबर, दूसरे अध्यक्ष बने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेबर पार्टी के टिकट पर चुने गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखा जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया का जीडीपी तैयार किया था, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डेटा पहली बार इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। और इंडिया में पर कैपिटा इनकम भी इन्होंने दिया। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, 1882 में इन्होंने दिया 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी उस समय। निशांत कुमार, सर इंडिया में इंग्लिश मैन यदि नहीं आता तो क्या इंडिया का इकोनॉमी इससे बेहतर होता या ऐसा ही रहता? अगर अंग्रेज ना आते तो मुगल इंडिया का शोषण कर रहे थे बेटे। मतलब अगर अंग्रेज ना होते तो बहुत सारी चीजें इंडिया में ना हो पाती। अंग्रेजों ने जहां बहुत कुछ नुकसान किया इंडिया का, वहीं कुछ फायदा भी हुआ। यदि अंग्रेज ना आते तो इंडिया में कई सारे देश बन जाते बेटे। जैसे हैदराबाद का निजाम अलग देश बना लेता, कोल्हापुर अलग देश बन जाता, कश्मीर तो खैर चल ही रहा है वैसा, ऐसे ढाका का निजाम अलग देश बना लेता। यानी इंडिया में 566 रियासतें थीं, 566 रियासतें थीं, और इसमें 566 रियासतों में कई सारे देश बन गए होते। यानी मुगलों के पतन के बाद मुगल काल में जो स्टेट थे वो फ्री होकर अलग अलग देश बन सकते थे। इसलिए अंग्रेजों के इंडिया में आने का सबसे बड़ा जो अच्छाई वाला परिणाम है वो यही है कि अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को लगभग एक शासन सूत्र में बांध दिया। होल इंडिया वॉज ब्रॉट अंडर अ यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा इंडिया एक शासन की डोर में आ गया। यह सबसे बड़ी अच्छाई है।
नुकसान क्या है? इंडिया के जो हेरिटेज थे, हेरिटेज माने इंडिया की विरासत, या इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी, या इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट था, इंडिया के जो लोग थे, इनका शोषण भी किया, कल्चर हेरिटेज का नुकसान किया, अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय किया, कच्चे माल को इंग्लैंड ले गए, अपने माल बना के इंडिया में लाए, डबल डबल शोषण किया, सब कुछ बर्बाद किया। लेकिन सबसे अच्छाई अगर पूछा जाए कि पूरी इंडिया को एक शासन सूत्र में बांध दिया, अन्यथा इंडिया एक न होता। इंडिया में अनेक देश होते, तो अनेकता में एकता ले आने का प्रयास अंग्रेजों का था। कहीं पर मराठे शासन कर रहे थे, कहीं पर टीपू सुल्तान का शासन था, कहीं पर हैदराबाद का निजाम शासन चला रहा था, कहीं पर ढाका में नवाब चल रहे थे, अवध के नवाब थे। ये तमाम अलग अलग देश बन गया होता। तो अच्छाई या अच्छा वाला परिणाम अंग्रेजों के शासन का यही है। बाकी तमाम बुराइयां हैं, अच्छाइयां यही सबसे बड़ी है। तो निशांत समझ गए होंगे। मंटू कुमार पंडित, गुड इवनिंग, अभी आ रहे हो? तो आगे हम बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं अगला कांग्रेस सेशन। तो 1886 में दूसरा हुआ, 1887 में थर्ड आईएनसी सेशन बुलाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। और तीसरा अधिवेशन बेटा ये मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष अगर पूछें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यही हैं। ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी बने। 1888 में फोर्थ आईएनसी सेशन, चौथा कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे। जॉर्ज यूले। ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष था बेटे, ब्रिटिश प्रेसिडेंट। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि पहला अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले हैं, इलाहाबाद सेशन में बने थे। तो इस तरह से कांग्रेस सेशन हर साल बुलाया जाता था। दिसंबर महीने में होता था, 29-30 दिसंबर को कांग्रेस अधिवेशन बुलाया जाता था। और 1893 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। ये शिकागो में हुआ था, अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। अमेरिका के शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में हुआ था, जहां दुनिया के तमाम धार्मिक मर्मज्ञ शामिल हुए थे।
यानी profound scholars of religion took part at Chicago Parliament of World Religion। दुनिया के तमाम विद्वान लोग इसमें भाग लिए थे। इंडिया की तरफ से इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद गए थे और स्वामी विवेकानंद को 3 मिनट का समय जीरो पर बोलने के लिए दिया गया था। इन्होंने 3 मिनट में इतना अच्छा स्पीच दिया कि वहां शिकागो सम्मेलन में बैठे हजारों लोगों ने विवेकानंद से प्रभावित होकर इनसे ये डिमांड किया कि आप कुछ इंडियन फिलॉसफी के बारे में बताइए। तो स्वामी विवेकानंद ने गीता, भगवत गीता का निष्काम कर्म योग और वेदांत योग, वेदों का है ये वेदांत योग, इन टॉपिक्स को उठाया और 7 दिन 7 डेज तक भाषण दिया। लगातार 18 घंटे बोले थे, ब्रेक दे देकर 7 दिन में 122 घंटे का स्पीच दिया था। विवेकानंद के इस स्पीच को सुनकर हजारों लोग इनके शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्या सिस्टर निवेदिता थीं। इनका असली नाम मार्गरेट नोबल था और ये इंग्लैंड की थी। इस तरह स्वामी विवेकानंद पूरे वर्ल्ड वाइड में पॉपुलर हो गए और इनको आधुनिक ऋषि कहा जाने लगा, मॉडर्न ऋषि। बाय द वे, विवेकानंद का असली नाम तो आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद का रियल नेम। इनका रियल नेम है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ये इनका रियल नेम है। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। 1863 में पैदा हुए और 1902 में इनका देहांत हो गया था। मात्र 39 साल की एज में मर गए थे। 39 इयर्स की एज में इनका देहांत हुआ था। इनके जन्मदिन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, नेशनल यूथ डे। इनका जन्मदिन नेशनल यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है 12 जनवरी को। इनका देहांत इंसोमिनिया नामक बीमारी से हुआ था। नींद ना आने की बीमारी थी ये। तो 39 साल की उम्र में इतना नाम कमाया कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। बेटे, विवेकानंद को ये टाइटल, विवेकानंद की टाइटल, स्वामी विवेकानंद की उपाधि राजा अजीत सिंह ने दिया था। राजा अजीत सिंह ये खेतड़ी के राजा थे। खेतड़ी के राजा थे और खेतड़ी राजस्थान में है, यहां के राजा थे ये। इनकी बुद्धिमत्ता, इनके विवेक को देखकर अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद की टाइटल दिया था। और जबकि इनके गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ये अपने गुरु के विचारों से बहुत प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद ने कई स्लोगन भी दिया है, जिसमें एक फेमस स्लोगन है, एराइज, अवेक, स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल न कर लो। विवेकानंद ने युवाओं का आह्वान किया कि जब तक युवा जागृत नहीं होंगे तब तक देश को फ्री नहीं कराया जा सकता है। मान लो देश फ्री भी हो गया तो दिमागी रूप से गुलाम का गुलाम ही रह जाएगा। युवाओं को आगे आने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया। इसलिए इनके जन्मदिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल यूथ डे के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में किया था। ये इन्होंने कलकत्ता में स्थापित किया। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर कलकत्ता के
उस जगह पर स्थापित किया है जहां ये अक्सर जाया करते थे। विठोबा एक जगह है वहीं पर। तो इस तरह से विवेकानंद के द्वारा स्थापित ये संस्था अपने गुरु के नाम पर गुरु के विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने स्थापित किया था। और आज की डेट में ये वर्ल्ड वाइड पूरी संस्था वर्ल्ड में फैली हुई है बेटे। तो विवेकानंद युवाओं को जागृत करना चाहते थे, युवाओं को आगे आने के लिए कहते थे। इनका वह भाषण 122 घंटे का विश्व में सबसे लंबा स्पीच है। इन्होंने भाषण देने से पहले यह शब्द स्टार्ट किया था कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था। अर्जुन कुमार कह रहे हैं गुरु के कहने पर शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। बिल्कुल बेटे, रामकृष्ण परमहंस के कहने पर ये वहां शामिल होने गए और अपने विवेक का परिचय दिया। इतने बड़े विद्वान थे कि ये विवेकानंद एक बार जो पढ़ लेते थे वो दोबारा ये नहीं देखते थे, उसको फाड़ के फेंक देते थे। तो इस तरह से बेटे स्वामी विवेकानंद का बड़ा योगदान है। अब हम आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में यहां से आपको बताएंगे लॉर्ड कर्जन 1898 में आया। एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट वो देख लें फिर आगे इसके। एक पॉइंट ये है 1896 में आईएनसी सेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको देख लीजिए। कलकत्ता में बुलाया गया और इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 में सेशन, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष ये थे। इस अधिवेशन की खास बात आप देखें, वंदे मातरम गीत को गाया गया था। वंदे मातरम, ये गीत आर्यन टैगोर ने गाया है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि पहली बार वंदे मातरम गीत को किस अधिवेशन में गाया गया था, तो फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गीत को कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गाया गया था। आर्यन टैगोर ने गाया है बेटे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस गीत के रचयिता कौन है, तो कंपोज्ड बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, एक ही नाम है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को रचा है। और बेटे ये गीत लिया कहां से गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ये गीत आनंद मठ से लिया गया है, पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया। इसके रचयिता आर्यन टैगोर नहीं है, इसके गायक आर्यन टैगोर होंगे। अगर इसके रचयिता पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और ये किताब आनंद मठ है, इस किताब के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसी किताब से ये वंदे मातरम गीत लिया गया है। शायद आप जानते हैं वंदे मातरम किस देवी के लिए गाया जाता है? कौन सी देवी हैं जिनके लिए गाते हैं? यानी भारत माता के लिए गाते हैं। भारत माता किस देवी पर बनाया गया है? तो भारत माता ये दुर्गा पर बनाया गया है, देवी दुर्गा पर। तो याद रखें, मुस्लिम इसको नहीं गाते हैं क्योंकि इसमें हिंदू गॉडेस देवी दुर्गा की पूजा है। आनंद मठ में एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, आनंद मठ की एक खास बात सुन लें। आनंद मठ में बंगाल में नील के खिलाफ विद्रोह का जिक्र है और सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। इंडिगो के अगेंस्ट में इंडियन किसानों ने विद्रोह किया था, नील की खेती के विद्रोह। बाद में नील सत्याग्रह भी चला है, बताएंगे आपको। लेकिन सन्यासियों का विद्रोह, तो इन दो विद्रोहों का जिक्र आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। बंगाल में नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा है।
नील दर्पण में बंगाल के नील विद्रोह का जिक्र है। तो नील दर्पण बुक का नाम है और उस बुक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लॉर्ड कर्जन से आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल का मेन पॉइंट या पीक पॉइंट होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।